थे रिंग एक्सपेंशन, और रिंग का एक्सपेंशन कब होता है? जब रिंग 3 मेंबर्ड हो या 4 मेंबर्ड हो या 5 मेंबर्ड हो, और इस रिंग से आपके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड हो, तो इस कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन होता है। क्लियर है? रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब जनरली रिंग 7 मेंबर्ड हो, और कभी कभी 6 मेंबर्ड का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें पॉजिटिव चार्ज उस रिंग में प्रेजेंट किसी एक कार्बन पर ही हो, तब तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, और अगर इस पर है तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो रिंग का एक्सपेंशन तो आपने कल सीखा था, मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? जैसे आपने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आपने ले लिया CH2 प्लस, या यहाँ पे आपने ले लिया CH3 प्लस, और ये यहाँ पे लगा दिया CH। क्लियर? अब कौन सा बॉन्ड जाएगा? ये वाला बॉन्ड एक्सपेंड हो या ये वाला बॉन्ड एक्सपेंड हो? ठीक, तो आप देखो, अगर ये बॉन्ड एक्सपेंड करते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, और अगर ये बॉन्ड एक्सपेंड करते हैं तो भी प्लस चार्ज तो यहीं पे आएगा ना भाई? कोई सा भी कर लो भाई। अगर मैं इस बॉन्ड को लेके जाता हूँ, मतलब ये बॉन्ड यूं जुड़ता है, तो प्लस चार्ज भी आएगा ना भाई। तो अपन ने रिंग एक्सपेंशन कर दिया, रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर देखो, ये 6 मेंबर रिंग बन गई। आप नंबर लिख लो इसके, ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 3 4 5 और 6, 1 से तो 6 जुड़ेगा। तो आपने ये ले लिया, डिलीट करनी पड़ेगी ना मेरे को सारी। अब देखिए आप यहाँ पर, आपने इसे नंबर दे दिया, तो 1 नंबर कार्बन पर ये CH3 जुड़ रहा है, और 2 नंबर कार्बन पर आपका प्लस आएगा, और 6 नंबर कार्बन पर ये CH3 है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, 1 नंबर कार्बन पर आपके पास हाइड्रोजन भी है ना भाई? 1 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन, तो यहाँ से शिफ्ट होगा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या शिफ्ट होगा? H माइनस शिफ्ट होगा, और H माइनस शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? CH3 और CH3 और प्लस। क्लियर? ये मोर स्टेबल बनेगा। क्लियर है? लेकिन ये ध्यान रखना कि भाई कभी कभी 5 मेंबर रिंग भी स्टेबल होती है, तो वहां पर एक्सपेंशन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 5 मेंबर में ऑलरेडी 3 डिग्री पर होता तो एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है ना भाई? अब देखें अपन यहाँ पर, ये तो था रिंग एक्सपेंशन। अब बात करें अपन रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा वो देखिएगा आप, कैसे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो देखें। जैसे मान लो यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। जब 3 मेंबर रिंग में ये वाला कार्ब कैटायन पॉजिटिव है, स्टेबल है ना भाई? ये वाला कार्ब कैटायन सिग्मा कॉन्जुगेशन पाया जाता है ना इसको भाई, कल समझाया था ना आपको। सिग्मा कॉन्जुगेशन कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर 5 मेंबर 4 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगी, 6 मेंबर 5 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन किसी किसी केस में अपन कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर 7 मेंबर जो है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या आता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या आएगा आप देखिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में पहली बात तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग में ही होना चाहिए। क्लियर है? और रिंग में जब होगा तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो वाला बॉन्ड नहीं, उससे अगला बॉन्ड कौन जाएगा? मतलब ये बॉन्ड तो यहाँ जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने इस बॉन्ड को उठा के यहाँ करना चाह रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, तो ये यूं जुड़ गया ना भाई। और ये भाई ये बॉन्ड पहले ऐसे था, ये बॉन्ड ऐसे था पहले, और यहाँ से अब ऐसे हो गया, तो यहाँ से बॉन्ड हट गया ना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा इस कार्बन पर,
और इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा, तो आपने यहाँ दिया रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये तो यहाँ जुड़ गया, ये पॉजिटिव खत्म हो गया, ये कार्बन में पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा CH2 प्लस। क्या आएगा आपका? CH2 प्लस। कोई कंफ्यूजन? तो ये है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। मोर स्टेबल क्यों है कार्ब कैटायन? बिकॉज इसमें सिग्मा कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। क्यों है भाई? इसमें सिग्मा कॉन्जुगेशन है। ओके, और यहाँ पर जब सिग्मा कॉन्जुगेशन है तो ये हो गया। आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो, कभी भी ध्यान रखना 5 मेंबर 4 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसलिए किया जाता है ताकि बनने वाला कंपाउंड स्टेबल हो जाए। इसलिए नहीं किया जाता कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ये नहीं करना मैं तो करना है कॉन्ट्रैक्शन हो गया, करना नहीं है। अगर है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना। तो यहाँ पर देखो 6 मेंबर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, 5 का तो होगा नहीं 4 मेंबर में, तो 4 मेंबर रिंग स्टेबल है ही नहीं। 7 का 6 में हो सकता है। तो 7 मेंबर में आप देखो, जैसे ये ले लिया आपने यहाँ पर, और ये CH3 है, और यहाँ पे आपने प्लस ले लिया, ये 7 मेंबर रिंग है। तो ये जो जिसपे प्लस है उसके बाद ये बॉन्ड तो ये रहा, और इसके पास वाला बॉन्ड ये होता है, एक ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। क्लियर? तो अब ये दोनों बॉन्ड जा सकते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को लेके जाऊं तो प्लस इस कार्बन पे आएगा, और यदि मैं इस बॉन्ड को लेके जाऊं तो प्लस इस कार्बन पे आएगा। इस कार्बन पे प्लस आता है तो 1 डिग्री है, इस कार्बन पे आता है तो 2 डिग्री है, तो फिर यहाँ आएगा ना भाई। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये यूं जुड़ेगा ना भाई। तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो इस जगह पर प्लस आएगा और इस जगह पर प्लस आएगा। देखो आप इसको नंबरिंग कर लो, इसको 1 नंबर कार्बन दे दो, 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आप देखो कितने मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 6 रह गई, 7 तो अलग हो गया ना ये, और 7 अलग हो गया तो 6 मेंबर रिंग हो गई। ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 और 6। अब 1 नंबर कार्बन से भाई 1 नंबर कार्बन 7 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर कार्बन से 7 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, ये 7 नंबर है और ये यहाँ पर फिर CH3 है। तो 7 वाले पे क्या ये प्लस आया ना भाई। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये H है तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख लें H माइनस शिफ्ट होगा और H माइनस शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 और ये CH3 रह गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। क्लियर है? ये रिंग का कॉन्ट्रैक्शन है। तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन जनरली हमें जब 4 मेंबर है तो 3 मेंबर में करना है, और 7 मेंबर है तो 6 में करना है। कभी कभी जब 6 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होगी किसी केस में, तो अपन उसको 5 में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। क्लियर है? ऐसे रिंग एक्सपेंशन में जब 5 मेंबर अनस्टेबल है तो ही अपन 6 मेंबर में उसको बदलें। क्लियर? ये रिंग का कॉन्ट्रैक्शन है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है? चलिए अब देखें यहाँ पर, ये तो हो गया कार्ब कैटायन। क्लियर? ये अभी रिएक्शनों में बहुत यूज होगा, तो आपके पास ये आज वीडियो पहुंच जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसको और फिर नोट्स भी बना लीजिएगा, और इसके कल और बड़े एग्जाम्पल कल अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रीअरेंजमेंट केवल और केवल एक ही इंटरमीडिएट में पाया जाता है, जिसका नाम है कार्ब कैटायन। भाई किसी भी इंटरमीडिएट में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मतलब और कहीं पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहीं पर होगा। क्लियर है? अगला अपन बात करें बी, सेकेंड इंटरमीडिएट था कार्ब एन आयन। क्लियर? कार्ब एन आयन का मतलब क्या होता है? कार्ब एन आयन का मतलब है such intermediate species in which negative charge present on carbon atom। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन
कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ये कहलाते हैं आपके कार्ब एनायन। क्या कहलाते हैं? कार्ब एनायन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये कहलाएंगे आपके कार्ब एनायन। अपन अब बात करें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये कार्बन है और इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये पूछता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इसका अंदर इसके बाद कोई भी बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये sp3 हाइब्रिड है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो पायरेमिडल होती है कार्बन आयन की ज्योमेट्री। कैसी होती है? पायरेमिडल। लेकिन जब कार्बन आयन रेजोनेंस करता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। भाई अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड के नेचर आ जाएंगे ना भाई। तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। तो जब वहां पर रेजोनेंस कर रहा हो और वहां बॉन्डिंग चेंज हो रही हो तो ये नहीं हाइब्रिडाइजेशन अपन ने एक बार में देख लिया। जैसे अपन ने कहा RNH2, तो RNH2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। क्लियर? लेकिन यदि मैंने यहाँ पे R की जगह पर ये बेंजीन रिंग लगा दी और बेंजीन रिंग में लिख दिया मैंने NH2, तो यहाँ पर ये लॉन पेयर रेजोनेंस कर रहा है ना भाई। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ डबल और यहाँ डबल। तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना भाई। डबल बॉन्ड आपके 3 बॉन्ड हो गए ना, एक बॉन्ड तो ये रहा और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। और स्टॉक नोटेशन में 3 बॉन्ड आ रहे हैं, इसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन है? sp2 हाइड्रोजन। तो जब ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने पर इनकी बॉन्डों की स्थितियां चेंज होती हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड चेंज होता है, तो वहां पे रेजोनेंस को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। ये नहीं सर मैंने तो मान लिया यही होता है, ऐसा नहीं होता। आप निकाल के देखो भाई, आ तो sp3 रहा है, लेकिन जब ये लॉन पे रेजोनेंस करेगा तो sp2 हो जाएगा ना भाई। क्लियर? चलो अपन अब यहाँ देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सॉरी sp3 है और इसका sp2 है। अब जैसे कार्ब कैटायन था, तो कार्ब कैटायन जो है वो 3 टाइप का था कार्बन की नेचर के टाइप पर, नेचर के बेसिस पर। ऐसे कार्बन आयन भी कार्बन की नेचर के बेसिस पर 3 टाइप का होगा जब ये नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर हो। किस पर हो? 1 डिग्री कार्बन पर हो। 3 कहलाता है आपके 1 डिग्री कार्ब एन आयन। और जब ये 2 डिग्री कार्बन पर हो तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्ब एन आयन। और जब ये 3 डिग्री पर हो तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्ब एन आयन। क्लियर? और ऐसे यदि यहाँ पर अपन देखें तो CH3 माइनस है, तो ये कहलाता है आपके सुपर 1 डिग्री कार्बन आयन। क्लियर? अब आप देखिएगा यहाँ पर अपन देखें कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अपन को तो ये देखना है और यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जो इंटरमीडिएट में तो स्टेबिलिटी देखनी है। तो मैंने आपको कहा रिएक्शन में आप फंसोगे कहाँ, एक दोहराया तिराया चौराया आ जाएगा। ये 4 कार्बन आयन मिल गए, 1 2 3 4। अब इन कार्बन आयनों में कौन सा कार्बन आयन मोर स्टेबल है, आपको रिएक्शन उस साइड डायरेक्शन में लेके जानी है। जिधर लेस स्टेबल है वहां तो जाना ही नहीं है भाई, जहाँ लेस स्टेबल है वहां तो जाना ही नहीं है, जहाँ मोर स्टेबल है वहीं जाना है। क्लियर है? तो अपन इसलिए पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट को ताकि हमें पता पड़े कौन स्टेबल था कौन लेस स्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एन आयन। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है वो हम 3 फैक्टर के बेसिस पर देते हैं। पहला तो है रेजोनेंस, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? और इस रेजोनेंस में आ जाता है मीजोमेरिक, है ना? तो मीजोमेरिक इज ए टाइप ऑफ रेजोनेंस, है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यदि ये रेजोनेंस लग रहा है तो पहले हम इसको देखेंगे, इंडक्टिव को लास्ट में देखेंगे, और इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में देखेंगे। तो आपने यहाँ पे कहा था
कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, माइनस एम के। इस माइनस एम को ही कहते हैं माइनस हाफ। क्लियर भाई? जिस पे ही माइनस लग रहा है ना, इसका मतलब जो ग्रुप है वो ग्रुप कार्बन चेन से डेंसिटी को खींच रहा है उस इफेक्ट के कारण। आप माइनस का मतलब समझ लें भाई, माइनस का मतलब क्या है, जो भी ग्रुप जो भी इफेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो इंडक्टिव हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे मीजोमेरिक हो, वो उस इफेक्ट के कारण कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा है। मतलब कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, इसलिए माइनस आया। और जिसमें प्लस आएगा, तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये बढ़ाएंगे नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? अब ये तो रीजन है स्टेबिलिटी का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो फैक्टर कौन सा लगेगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव में देखें तो यहाँ तो जीरो आई है, यहाँ ये प्लस आई हो गया, यहाँ पर ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, और यहाँ पर ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। तीनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, और तीनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। और सबसे ज्यादा जब प्लस आई यहाँ पर है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी जनरल है वो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री की कम और 3 डिग्री की बहुत कम है। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी CH3 माइनस की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री की सबसे कम। क्लियर? ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। कोई कंफ्यूजन तो आप बताइए। क्लियर? और देखें अपन यहाँ पर, जैसे अपन से कहा कि सर माइनस आई और माइनस एम लगाना है, तो आप देखिएगा यहाँ पर है ना, ये एग्जांपल ले लिया आपने, CH2 माइनस ले लिया, ये सारे पढ़ रखे हैं अपन ने ऑलरेडी, और CH3 माइनस। मेन तो अब कल जो आएंगे आपके कार्बिन नाइट्रीन, वो एक एक पेज के ही है, ज्यादा है भी नहीं, देखो उनमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही तो बनेगा है। टॉपिक एक एक पेज। क्लियर? तो यहाँ पे वो तो इतना सा कार्बिन तो ये होता है, बस ये बताना है कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई और यहाँ प्लस आई। क्लियर है? 3 साइड से। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो पहले वाले की होगी। क्लियर? आपने ऐसे ही ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस और CH3 CH2 और CH2 माइनस, कौन मोर स्टेबल होगा? तो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो लेस स्टेबल होगा ना भाई। क्लियर? आपने ऐसे लिया C6H5 CH2 माइनस C6H5 CH C6H5 माइनस C6H5 C C6H5 और C6H5 माइनस। ये होने को तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। जनरल ये एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई है, जबकि यहाँ उल्टा है, स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होगी। क्यों? यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग है, तो 3 बार रेजोनेंस होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा मोबाइल रहेगा, मतलब घूमता रहेगा, रोटेट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर और देखें अपन यहाँ पर
और देखें अपन यहाँ पर, जैसे आपने ये ले लिया C6H5 CH2 माइनस C6H5 CH और CH3 माइनस और C6H5 C CH3 और CH3 माइनस। क्लियर? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। तो जनरली जब ये एल्किल है तो 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है, और जब ये एरिल है तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर देखो एल्किल एल्किल जुड़ रहे हैं ना अभी, भाई बेंजीन रिंग तो तीनों में सेम है, तो रेजोनेंस तो तीनों में सेम है, लेकिन प्लस आई यहाँ लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, और यहाँ जब ज़्यादा प्लस आई लग रहा है तो ये लेस स्टेबल होगा। क्लियर? ये है इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब आप यहाँ पे मान लो माइनस एम को देखना चाहते हैं, तो माइनस एम कैसे दिखेगा वो देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया CH2 माइनस CH2 माइनस और NO2, CH2 माइनस और Cl, CH2 माइनस और F, या यहाँ पे ले लो आप Cn, और यहाँ पर आपने ले लिया CH2 माइनस। वो बेंजीन नहीं है ना, ये बेंजीन वाला वो बेंजीन है साइक्लोहेक्सिल। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया। इसमें तो रेजोनेंस है, ठीक, रेजोनेंस इसमें भी होगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस एम भी है, तो ये माइनस आई है और माइनस एम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा, ये माइनस आई है और प्लस एम है, लेकिन मैंने कहा था हेलोजन का माइनस आई क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। पढ़ रखा है ना भैया? तो मोर इफेक्टिव है, तो माइनस आई के कारण खींच रहा है ये, और प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? भाई प्लस एम के कारण तो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई के कारण लेगा, लेकिन जैसे दे 8 रहा है तो लेस 9 रहा है, तो इफेक्ट तो एक का आया ना भाई। यहाँ पे दोनों ही है, ये 8 और ये 9 17 का वो खींच रहा है। इस तरह से मान लो आप, ये माइनस आई है और ये माइनस एम है, लेकिन इसका माइनस आई माइनस एम इससे कम है, और माइनस आई माइनस एम कम है तो ये कम खींचेगा। और यहाँ पर तो ये प्लस आई है क्योंकि एल्किल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सिल है, और जो एल्किल है वो तो प्लस आई है, तो प्लस आई वाला तो सबसे लेस स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा? बी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। फिर कौन होगा? डी। फिर कौन होगा? सी। तो सी खींच तो रहा है ना भाई, ये 8 दे रहा है तो 9 ले रहा है, तो एक तो ले रहा है ना भाई, खींच तो रहा है। फिर ये होगा क्योंकि ये ले रहा है, और फिर वो तो क्या है, दे रहा है, तो सबसे लेस स्टेबल होगा। ये है प्लस एम इफेक्ट पर के बेसिस कर सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे जैसे आपको मान लो, क्लियर है, एक कार्बन आयन इस टाइप का भी आ सकता है, जैसे CCl3 माइनस और CF3 माइनस। तो हालांकि देखें तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है और क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट वीक है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। क्या होगी भाई, ये ध्यान रखना, ये आपको मैंने पहले ही बताया था एसिडिटी में, बैक बॉन्डिंग होगी, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर? तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। देखो जैसे कार्ब एनायन हो गया और कैटायन हो गया, अपन पहले चलो सारे फ्री रेडिकल सारे ही पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। अब एक आता है कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है आपके, चालू हो गया ना, इधर उधर तो नहीं हुआ ना ये, ठीक। अपन लेते हैं यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल।
और कार्बन फ्री रेडिकल्स में क्या होता है वो देखिए। कार्बन फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, अपन कहते हैं सच इंटरमीडिएट स्पीशीज इन विच ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन एटम। क्लियर? मतलब कार्बन एटम जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता हो, तो आप कहते हैं यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रखते हो, वो कहलाता है आपके कार्बन फ्री रेडिकल। इनमें मतलब कार्बन पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जनरली कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? और जब ये कार्बन फ्री रेडिकल आते हैं तो इनका जो फॉर्मेशन होता है कार्बन फ्री रेडिकल का, वो फॉर्मेशन होता है होमोलेटिक क्लेवेज से। और होमोलेटिक क्लेवेज जो होता है या तो सनलाइट की वजह से होता है, या परऑक्साइड की वजह से होता है, या ऑक्सीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ये कहलाता है आपके होमोलेटिक क्लेवेज। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये होमोलेटिक क्लेवेज है। कोई कंफ्यूजन? अब अपन यहाँ पर देखें तो ये कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। तो जनरली ये जो क्लीवेज होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। किस प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर ये नहीं डायरेक्ट हो गया CH4 में से एक बॉन्ड टूटेगा और कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल का बनना जो है वो डिपेंड करता है किस पर? एक रिएक्शन पर, जिसको अपन कहते हैं चेन मैकेनिज्म। क्लियर? वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो बात की बात है। तो कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 और 3, तो ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो इसे कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। और यहाँ पर ये जो है ये हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। और sp2 हाइब्रिड होगा तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और इसके प्योर p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्या प्रेजेंट होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, किसमें? प्योर p ऑर्बिटल। और यहाँ पर जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, उनमें क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो क्या है? आपके डायामैग्नेटिक है, मतलब डायामैग्नेटिक है। और जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक है। तो अनपेयर्ड तो किसमें प्रेजेंट है? कार्बन फ्री रेडिकल में। अब जिस तरह से कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिस तरह के कार्बन में प्रेजेंट था, तो वहां पर हमने उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड किया, ऐसे यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आता है। तो आपने ऐसे ही ले लिया, मान लो CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तो ये 1 डिग्री कार्बन पर है तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। अगर ये 2 डिग्री पर है तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा, और यदि ये 3 डिग्री पर है तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। ओके? तो ये ग्रुप कहलाएगा 2 डिग्री और ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। अरे भाई टर्सरी ब्यूटिल है ना, तो टर्सरी ब्यूटिल ये आइसोप्रोपिल है, ये एथिल है, और ये मेथिल फ्री रेडिकल हो गया, जिसे हम कहते हैं सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इनकी अपन बात करें अब स्टेबिलिटी की, तो इनकी जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पर 2 ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला तो है रेजोनेंस और दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। और जब ये दोनों लग रहे हो तो हमें रेजोनेंस को ज्यादा इफेक्टिव मानना है,
और रेजोनेंस वाले को देना, ठीक। सॉरी इंडेक्टिव नहीं, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, गलत बोल दिया। तो ये आएगा आपके हाइपर कॉन्जुगेशन। जुकाम के कारण क्या कुछ पता ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पर डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन की नंबर पर। क्लियर? इनको देखें अपन, तो यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो हो गया 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी जो होगी यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल की, वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और सबसे कम जो होगा सुपर 1 डिग्री होगा। क्लियर? ये है कार्बन फ्री रेडिकल, और जहां पर भी ये बनेगा हमें यही देखना है। क्लियर? आज के लिए इतना काफी है।